हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि डेली हम अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं। तो कल हमने आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक चलेंगे। तो जो पुराने बच्चे उन्हें पता है प्रैक्टिस सेट कैसे करना है, जो नए बच्चे बता देना चाहते हैं, आप सभी नंबरिंग क्या करिए, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद आप सभी जैसे 16 से लेकर 30 तक नंबरिंग करिए और उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप भी पढ़िए, मैं उत्तर देती हूँ, आप अपना उत्तर दिया करिए। जब मैं उत्तर दूंगी तो उत्तर का मिलान क्या करिए कि उत्तर सही कि गलत है, सही है तो सही करिए, गलत है तो गलत करिए। लास्ट में काउंट करिए कि आपने कितना नंबर सही किया है और कितना नंबर गलत किया है। अगर आप 15 में से अगर 10 नंबर भी सही करते हैं तो प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए कि आपने कितना सही किया है। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो बताते हैं कि मैम 12 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर। तो देखिए हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, उन्हें वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन आपका है कि डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। ऑप्शन ए परिवार विद्यालय, बी मीडिया परिवार, सी विद्यालय मीडिया, डी मीडिया पास पड़ोस। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, पूछना क्या चाह रहा है। सी टेट में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछना चाह रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो आपका समाजीकरण है उसका जो कारक है वो कितने कारक होते हैं, तो आप सभी को बता देना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर अपना उत्तर दीजिएगा, ठीक है, हम बताते हैं। समाजीकरण के 2 कारक हैं, सोशलाइजेशन के कितने कारक हैं, 2 एजेंट हैं। पहला क्या है आपका, एक है प्राथमिक और एक है द्वितीयक। अब प्राथमिक में कौन आता है, द्वितीयक में कौन आता है, ये करना है। अब देखिए बच्चा जब तक अपने घर में रहता है, परिवार में रहता है, ठीक है, वो प्राथमिक हो जाएगा। जैसे बच्चा जब छोटा रहता है अपने घर परिवार, चाचा चाची, ताऊ ताई सबसे सीखता है तो वो क्या है, वो प्राथमिक में है, ठीक है। और जब बच्चा जैसे ही घर के बाहर निकला, अपने पास पड़ोस से सीखना शुरू किया, विद्यालय गया, फिर मीडिया से सीखना शुरू किया, वो द्वितीयक में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर सामाजिक प्राथमिक पूछा है तो प्राथमिक कौन होगा हमारा, प्राथमिक हमारा विद्यालय होगा और द्वितीयक कौन हो जाएगा हमारा, प्राथमिक हमारा परिवार होगा, द्वितीयक विद्यालय होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही करिएगा। देखिए मीडिया हमारा द्वितीयक हो जाएगा क्योंकि बच्चा घर के बाद मीडिया के पास जाएगा। विद्यालय हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा क्योंकि बच्चा घर के बाद तब विद्यालय जाएगा। मीडिया भी हमारा क्या है, बच्चा घर के बाद तब मीडिया पर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो बच्चा है वो पहले कहाँ पर सीखता है, सबसे पहले परिवार से सीखता है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक समाजीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखा करिए। क्वेश्चन आप सभी क्या किया करिए ना, अभी कोई स्टूडेंट थे वो बोले थे कि मैम जो नया वाला सीटेट का ये आया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाइए। तो देखिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आप उसको पढ़िए, नए वाले में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत आपको कम और थोड़ा बहुत इधर उधर किया है, बाकी सिलेबस वही है। देखिए बहुत ज़्यादा इधर मैं एक दिन आपको समझा दूंगी सिलेबस के बारे में भी, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कैसे क्या है। तब तक मैं प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर की कराती हूँ, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है वो पैटर्न पे ही आएगा, थोड़ा बहुत बस सिलेबस थोड़ा बहुत शायद चेंज है, बस और कुछ है नहीं। मैं एक दिन आपको करा दूंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको 3 ऑप्शन हम दिखाएंगे क्योंकि चौथा दिखाएंगे तो छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है कि एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। ऑप्शन 1 है अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभवों को सीमित करते हैं। ऑप्शन 2 है कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके। ऑप्शन 3 आपका है कि संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर। तो क्या होगा, उत्तर बताइएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान दिया करिए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करिए, जब 2 बार पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। पूछना क्या चाह रहा है, देखते हैं कि एक कक्षा है और उसमें क्या है, अध्यापिका कोई टीचर है, वो विभिन्न जाति के समूह वाले अधिगमकर्ता के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। समावेशी का मतलब अलग अलग जाति समूह से बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, अब उन्हें एक साथ बैठा के पढ़ा रहे हैं एक क्लास में, तो उसकी रचना वो कैसे करेंगी। तो देखिए वो इसकी जो रचना है वो ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा कि अपने उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चे के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं, ठीक है, ये अनुभव से करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, इसको सही करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 18। एक सेकेंड
यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन ये दिक्कत हो जाता है, मतलब वही मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे सब पॉजिटिव दिए हैं। देखिए ये भी हो जाएगा, ये भी होगा आपका, और 3 भी सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर अनुभव की विविधता भी सम्मिलित कर सकती है, आप सभी को पता है, और वो उनके समानता की मूल की जो संस्कृति है उस पर भी बल दे सकती हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर जो 4 हमारा है देख रहे हैं, तो यहाँ पर छात्रों को प्रोत्साहित करके वे स्वयं मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना ले, ऐसा तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि हम ग्रुप में बच्चों को, मतलब एक कक्षा है उसमें अलग अलग जाति के बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं और हम उन्हें कह दें कि अपने हिसाब से सारी चीज़ आप कर लीजिए, तो बच्चा कभी भी नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, जो ऑप्शन है इसके बाद आएगा, तो क्वेश्चन को माइंड में सेट करके रखिएगा कि पूछ क्या रहा है, फिर हम ऑप्शन दिखाएंगे आपको। पूछा है कि रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती हैं, यह निम्न में से किसका प्रतीक है, ठीक है। प्रतीक पूछा है कि समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीब, मतलब अलग अलग तरीका वो सोच रही हैं, तो किसका प्रतीक हो सकता है, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है क्या, ये ऑप्शन ए है मानसिक क्षति, ऑप्शन बी है कम परिज्ञानता बोधगम्यता, ऑप्शन सी है अभिसारी सोच, डी है अपसारी सोच। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं ये क्या कर रही हैं, जो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो कर रही हैं, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से क्या कर रही है, समस्या का हल कर रही हैं। देखिए समस्या है तो उनके पास अनेक तरीके के समाधान है, जब अनेक तरह के समाधान है तो वो अलग अलग तरीके से सोच रही है, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ पर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। अगर एक ही चीज़ से सोचती तो वो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ वो अलग अलग तरीके से हल कर सकती हैं। जैसे हमने बच्चे को दे दिया कि 2 + 2 4 होता है, अब बच्चा यहाँ पर 3 + 1 भी करके 4 कर सकता है, 1 + 1 + 1 करके इस तरीके से भी वो 4 लिख सकता है, ठीक है। तो इसका ये क्या है, ये अपसारी सोच है, बच्चा सोच की चीज़ों को लिख रहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, बी है सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, सी है दंड और आज्ञा पालन, डी आपका है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन पूछा लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों के नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। जो 7 से 8 साल के बच्चे होते हैं उनका जो नैतिक निर्णय है उसका आधार क्या है, ये बताना है। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया था, आप सभी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप सभी बताइएगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया था, ठीक है। और वो इसी में आपको मिल जाएगा। 19 का आप सी कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी की दंड और आज्ञा पालन, ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है कि रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है, मतलब जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। ऑप्शन ए है विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुति देकर, बी है मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर, सी है कि त्रिविमी नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शनीय संसाधनों का प्रावधान करके, डी है कि छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट प्रदान करके। उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, देखिए रमणीक है, रमणीक की कक्षा में क्या है कि एक दृष्टिबाधित छात्र है और एक समावेशित कक्षा में, समावेशित का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर हर तरीके के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। आप ही टीचर हैं, आपकी क्लास में बहुत तरीके के बच्चे हैं, ठीक है, वहाँ पे एक क्या है दृष्टिबाधित बच्चा है, मतलब उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इनमें से आप क्या चीज़ें करेंगे बच्चा आसानी से पढ़ ले, बस क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, आप अपना उत्तर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। अगर बच्चा दृष्टिबाधित है
तो हम क्या करेंगे कि त्रिविमी नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शनीय संसाधन का प्रावधान करेंगे। आप सभी को पता है कि बच्चा जब दिखाई नहीं दे रहा है तो वो हाथों से स्पर्श करके से उबड़े उबड़े चीज़ें हम करके उन्हें सिखाते हैं, तो वो स्पर्श करके बता देते हैं कि 1 लिखा है कि 2 लिखा है कि क लिखा है कि ए लिखा है। तो हम स्पर्शनीय संसाधन का प्रावधान करेंगे यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। 21 देखिए, सबसे ज़्यादा ना आप सभी क्वेश्चन समझने की कोशिश क्या करिए। जब क्वेश्चन समझ गए, समझिए आपके उत्तर सही आ गए। जब आप 2 बार क्वेश्चन पढ़ा करिए, उसको तोड़ मड़ोड़ के पढ़ा करिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमसे। अगर आप ही समझिए, अगर सामने वाला हमें कुछ कहना चाह रहा है, जब हम उसकी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो आखिर वो कहना क्या चाह रहा है, तो हम उसका उत्तर क्या दे पाएंगे। वो कहेगा कुछ, उत्तर देंगे हम कुछ, और उसी में क्या हो जाएगा, सारा मैटर इधर उधर हो जाएगा। तो इसीलिए मैटर को इधर उधर ना करने के लिए आप भी ऐसे ही करिए कि पहले सामने वाले को समझिए कि सामने वाला आपसे कहना क्या चाहता है, उसका उल्टा अर्थ मत निकाल लीजिए। सेम ऐसे क्वेश्चन में भी प्रोसेस है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। ऑप्शन बी है दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता। ऑप्शन सी है चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है। ऑप्शन डी है स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थान की मानचित्रण करने की क्षमता। देखिए, जीन पियाजे जो क्रमबद्धता है वो किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है, ये पूछा गया है। तो जीन पियाजे का जो क्रमबद्धता है वो आपके वस्तु को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देने पर हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 21 का 22 पर चलते हैं हम। अब ऑप्शन छोटे हैं तो बड़े कर दे ताकि आपको अच्छे से दिखे। द पीरियड फ्रॉम 2 ईयर टू 6 ईयर इज रिफर टू एज, मतलब 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। इन्फेंसी शैशवावस्था, अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बचपन, सी है आपका मिडिल चाइल्डहुड मध्य बचपन, डी आपका एडोलसेंस किशोरावस्था। जो पीरियड आपका जो 2 वर्ष से 6 वर्ष की जो अवधि होती है उसे हम क्या कहा जाता है। तो देखिए, जब बच्चा 2 से 6 वर्ष की अवधि में होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, प्रारंभिक बचपन कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और ये आप सभी याद रख लीजिए कि मध्य बचपन कितने साल का होता है, किशोरावस्था कितने साल का होता है, शैशवावस्था कितने साल का होता है, इसको आप याद रखिएगा पूरा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। 23 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। अभी हमने आपको बताया है, आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए है पुस्तक और पत्रिकाएं, बी है निकटस्थ परिवार, सी है माता पिता का कार्यस्थल, डी है अस्पताल के कर्मचारी। तो अभी हमने बताया कि सामाजिकरण हमारा क्या होता है, 2 तरीके का होता है। एक होता है प्राथमिक और एक होता है सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन आता है, फैमिली आती है, सेकेंडरी में बाकी जो चीज़ें आती हैं वो सब आ जाती हैं। तो हमारा जो इमीडिएट फैमिली होती है, मतलब निकटस्थ परिवार होता है, वो हमारा कहाँ आएगा, प्राथमिक कारक होगा। ये आपका हो गया। देखिए, इसी से 2 क्वेश्चन आपको आ गए, बस क्वेश्चन को घुमा दिया आपको। देखिए, चीज़ें तो वही थी ना, अगर आप समझ गए तो अगर आगे कोई और भी क्वेश्चन इससे पूछ दे तो आप इससे आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समरूप है। ऑप्शन ए है जन्म से 2 साल, बी है 2 से 7 साल, सी है 7 से 11 साल, डी है 11 साल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 बताइएगा आप सभी। देखिए, आप सभी ना कमेंट किया करिए प्लीज़, और थोड़ा बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है कैसी नहीं लगती है। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमें कमेंट करते हैं, बहुत सारे लड़के भी हैं, बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो हमें कमेंट करते हैं। और एक मिस्टर कुछ करके उनका नाम है, याद नहीं आ रहा है, वो मुझे डेली कमेंट करके बताते हैं कि मैम आपकी वीडियो अच्छी है, मैम हमने इतना किया, उनकी जो भी क्वेरीज रहते हैं वो बताते हैं डेली। और आप सभी भी बताया करिए। आज भी बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे। और देखिए, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जहाँ से आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन मिले वहाँ करने की कोशिश करिए, ठीक है। और थियरी को सिर्फ एक बार सरसरी निगाह से पढ़िए, थियरी ज़्यादा रटने की कोशिश मत करिए आप सभी, क्योंकि सीटेट में चीज़ें समझना है, और जब तक आप बार बार क्वेश्चन नहीं करेंगे चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आएगी। थियरी आप पढ़ लीजिए। अभी हम आपको बता दें कि लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी क्या है,
उसके बाद हम आपको थांडाइक को पढ़ा दें, सारी चीज़ों को हम पढ़ा दें, ठीक है। क्या मजाल है कि अगर मैं आपको बिना क्वेश्चन कराए मैं आपसे उसमें से क्वेश्चन बना के पूछ दूँ, आप बता दीजिए तो हम जाने, क्योंकि पैटर्न ही ऐसा होता है। चलिए यहाँ पर उत्तर बताइएगा आप सभी। 24 का ऑप्शन नंबर सी है जो सही जाएगा कि 7 से 11 साल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 25 पर। देखिए इसमें आपको डेली अभिकथन का कारक का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपका है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। अभिकथन आपका है ए कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। तो ये सही बात है, सही बात है। क्यों? क्योंकि इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। बिल्कुल सही है कि आप बच्चे देखते हैं आज परिवार और साथी के अलावा मीडिया अलावा क्या कह लीजिए कि परिवार और साथियों को कोई मतलब नहीं है जितना उनके अंदर मीडिया का मतलब हो गया है, टीवी का, मोबाइल का, इन सब चीज़ों का। तो हमारा ए और बी दोनों सही है। और ये मीडिया, बहुत ज़्यादा मीडिया को महत्व देना ही ये रीज़न है कि ये अपने स्कूल में भी जाके जो रियलिटी शो देखते हैं उसी पे वे गेम भी खेलते हैं। ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 26 में कहा गया है कि कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अब जो क्लासरूम की एक्टिविटीज़ है वो आप मीनिंगफुल फुल्ली बनाना है आपको, तो आप क्या करेंगे, आप एक क्लास टीचर है, बस इतना याद रखिए। क्या याद रखिए कि जो क्लासरूम की एक्टिविटीज़ है अगर आपको मीनिंगफुल बनाना है तो आप क्या करेंगे अगर आप एक टीचर हैं। ऑप्शन ए है उन्हें असंबंधित खंडों से विभाजित करना, बी है कि उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, सी है कि उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, डी है उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। अब देखिए जो क्लासरूम की एक्टिविटी है अगर उसे हमें मीनिंगफुल बनानी है तो हम सिंपल सी चीज़ें हैं कि उसे हम उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा कि हम जो सिचुएटिंग देम इन द ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट करेंगे, विभाजित नहीं करेंगे, अस्पष्ट निर्देश नहीं देंगे और संदर्भहीन तरीके से भी नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती। ऑप्शन ए है आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, बी है छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, सी है पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, डी आपका है कि परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां। उत्तर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं देती हैं, ठीक है, योगदान नहीं देती हैं। सकारात्मक, 3 चीज़ें हैं जो सकारात्मक योगदान देती हैं। अब देखिए इसमें से जो निगेटिव होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो अब देखिए आवश्यकता के अनुसार अगर पाठ्यचर्या है तो भाई देंगी, बिल्कुल देंगी। छात्रों के लिए अनुभव, बिल्कुल। पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, ये भी जरूरी है। लेकिन जो हमारा परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीति हम कभी नहीं अपनाएंगे। क्वेश्चन निगेटिव, ऑप्शन निगेटिव सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 28 पर। अभिकथन और कारक फिर से आ गया आपका। चलिए अभिकथन में कहा गया है कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल बात सही है कि हमें अपने दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ के अगर हम सिखाएंगे तभी बच्चा बहुत अच्छी तरीके से सीख सकता है, ठीक है। अब जैसे हमने कह दिया बच्चे को कि गाय ऐसी है, गाय वैसी है, गाय इस तरीके की है। अब बच्चा थोड़ी ना इतना इस तरीके से समझ पाएगा। अब आप डायरेक्ट उसको बता दें कि गाय ऐसी होती है, गाय इतना दूध देती है, गाय के 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होता है, एक 2 कान होता है। अब वो अपने घर जाएगा, अगर उसके घर भैंस भी बंधा रहेगा तो उसको लगेगा कि ये गाय है। आप उसको बताइए कि आपके घर जो बंधा हुआ है, जो भैंस जो होती है वो काली होती है, गाय इस तरीके की होती है, आपके घर होगा, कल आप देख कर आइएगा, अपने घर पूछ कर आइएगा। मतलब उसके जो दैनिक जीवन है उससे रिलेट करके पढ़ाएंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखते हैं। और तर्क में क्या हम देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं। ये भी बात सही है कि बच्चा घर से बहुत चीज़ें सीख कर तब स्कूल में जाता है, जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बात सही है कि आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए।
तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 28 के बाद 29। देखिए क्वेश्चन है 29 में कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है। समावेशन हमने भी बताया, क्लास है, क्लास में अलग अलग तरीके, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर के और मतलब अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। तो आप एक शिक्षिका हैं, ठीक है, तो कौन सा ऐसा मतलब कि यहाँ पे पूछा है कि प्रथा, ऐसी कौन सी प्रथा है जो समावेशन में बाधक करेगी। कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है, क्या ऐसा है? ठीक है, ये बाधक नहीं करेगी। ये जरूरी है कि जो सम्मान पर आधारित होता है सबके लिए होता है, ये बाधक पूछा है, तो जो निगेटिव होगा वही हमारा सही होगा। ऑप्शन बी है कि सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। देखिए अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था, निगेटिव पूछा था, बाधक हमारा क्या है, निगेटिव है। ठीक है, अब केवल भी हमारा क्या है, निगेटिव है, उत्तर हमारा यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूह के विद्यार्थी को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। अब यहाँ भी निगेटिव आ गया, उत्तर हमारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ऑप्शन ए है शैक्षिक स्थानों पर पहुंच, बी है अधिकारियों में समता, सी है भाग लेने का अवसर, डी है सामाजिक वर्तिकाग्र। तो देखिए हाशिए के समूह के विद्यार्थी को शामिल करने में जो हमारा सोशल स्टिग्मा होता है वो क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, कितना गलत किया है। अब देखिए सही बता देंगे तो भी मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने कितना सही किया है, गलत बता देंगे तो भी मुझे सही समझ में आ जाएगा कि आपने कितना सही किया है। चाहे कान इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। सिर्फ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए कि आपने कितना नंबर पाया है। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ये भी कमेंट कर दिया करिए, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करिए, अगर अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर दिया करिए, क्योंकि कुछ तो मतलब पता चले कि हाँ बच्चों को किस तरीके से क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। बाकी जो है, और अगर जो बच्चे पुराने में बहुत सपोर्ट करते हैं उनको थैंक यू, और जो नए बच्चे हैं तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। और आपके पास सोशल मीडिया होंगे बहुत सारे, और तो प्लीज़ आप सभी वहाँ पर वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, आप सभी चलाते ही होंगे, तो अपने दोस्तों तक, सबको, रिश्तेदारों तक, जहाँ मन करे वहाँ, मतलब जिस तरीके से मिठाइयाँ बांटी जाती हैं वैसे बांट सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।